नीरज गोस्वामी साहब एक बात फरमाते हैं कि मुश्किलों की यही है बड़ी मुश्किलें, आप जब चाहें कम हो तभी ये बढ़े। ऐसा क्यों होता है कि हम सोचते हैं कि मुश्किलें हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाएं और वो हमें और अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करती हैं? क्यों? इस सवाल का जवाब ये है कि हम कहीं न कहीं मानसिक तौर पे खुद को उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते कि आने वाली मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सकें। तो ये घबराहट, ये बेचैनी हमारे अंदर क्यों होती है? क्यों हम मानसिक स्तर पे अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाते कि जितनी मुश्किलें हमारे सामने आ रही हैं? जब हमें पता चल जाता है कि मुश्किलें हैं, वो हमें परेशान करने के लिए आई हैं, इस बात को हम झेल भी चुके होते हैं, फिर भी हम डरते हैं। इस डर को निकालने का आज हम लोग तरीका जानने की कोशिश करेंगे। हम वो टिप्स जानने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए हम अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से मज़बूत कर सकें। नया साल लग चुका है, नए साल का ये पहला शो है और पहला शो इतना बेहतरीन होने वाला है क्योंकि ये आपके तन और मन दोनों को तंदुरुस्ती से, ऊर्जा से, उत्साह से भर देगा। तो हमेशा की तरह एक बात वही कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन रण को सज्ज हूँ, बाधाओं के हल लेकर। तो आज आपकी इस एक बाधा का हल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में आपको रूबरू करवाता हूँ उन एक्सपर्ट से जो आज अपने ज्ञान के जरिए इस प्रकाशित करेंगे इस पूरे विवरण को, इस शो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिडेंट टीवी और मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के एक नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिक्षा सरोकार का ये अंक आज एक ऐसे शिक्षा के सरोकार के बारे में आपको बताएगा जो हम लोग लेते आए हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास के माहौल में कहीं लोगों से मिलते रहें, एक बात सुनते आए हैं कि कहीं हम अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए एक औषधियां हैं, दवाएं हैं, वही एकमात्र सहारा होती हैं या फिर कुछ और चीजें हैं वो होती हैं। लेकिन आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को इतना कैसे मजबूत कर लें दिमागी तौर के ऊपर कि ये बीमारियां हमारे पास आ ही ना सकें, और आ भी जाएं तो हम कैसे इनका मुकाबला कर सकें। तो चलिए मैं रूबरू करवाता हूँ आज आपको उन एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे कि किस तरह से बात संभव है। सबसे पहले मैं आपको शख्सियत से रूबरू करवाना चाहूंगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना 30 साल करीब 20 साल के आसपास का अनुभव कर लिया है और इतना अद्भुत काम कर रही हैं कि आप जब उनसे खुद मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक नज़ीर की तरह क्यों पेश की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी की। सुनीता वशिष्ठ जी जयपुर के माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं, प्रिंसिपल हैं और बच्चियों की, लड़कियों को लेके एक विशेष स्नेह भी हैं और उनके किस तरह से उनको और डेवलप किया जाए, कैसे नवाचारों के साथ उन्हें और शीर्ष तक पहुंचाया जाए, इसमें सुनीता जी बहुत अद्भुत काम कर रही हैं। ये उन्हें इस क्षेत्र की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी लड़कियां अपने आप को मानसिक तौर पे कैसे और ज्यादा संबल दे सके, कैसे उन तमाम मुश्किलों को झेल के आगे निकल सके जो कहीं ना कहीं ये कही जाती थी कि ये चीज, ये वर्ग पुरुषों के लिए सुरक्षित है। तो ऐसे महामना को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मंच पर आना स्वीकार किया और आज आपके मार्गदर्शन में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। अभिनंदन करता हूं आपका। नमस्कार सुनील जी, और साधुवाद आपका कि आपने नए साल के उपलक्ष्य में जो ये इस तरह का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां आज बनने जा रही हैं वापस से, उस समय पे इस तरह के प्रोग्राम का होना बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। और सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन सबको, कि हम चाहेंगे कि हो सकता है ये नववर्ष जो आया है ये कुछ पॉजिटिविटी लेके आए और इस कोविड कंडीशन का बहुत जल्दी अंत हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पुनः एक बार मुझे ये मंच दिया कि जहां मैं अपने मन के विचार आपके विचारों के साथ समाहित करके कुछ बच्चों तक पहुंचा पाए, ताकि उन बच्चों का एक मनोबल स्ट्रांग रहे, बहुत उच्च रहे मनोबल, ताकि वो बच्चे इस जो कंडीशन, प्रिवेलिंग कंडीशन है, उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगा शख्सियत का जो ऊर्जा से भरपूर है और जिन्होंने कमिटमेंट ले रखा, वायदा कर रखा खुद से कि मैं जिंदगी को दवाओं से दूर करूंगी।
जिनकी मुस्कुराहट अपने आप में बताती है कि वो कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी इस बात से भरी हुई हैं कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगी। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी जयराज जी की। पूर्वी जयराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूर्वी जी के थैंक यू बारे में सर। वैसे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक होस्ट होने के नाते, इस मंच को संचालित करने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके बारे में हल्का सा ब्रीफ सा, कि बहुत सारी लंबी बातें करूंगा तो पूरा शो उससे भी निकल जाएगा, इसलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा। डॉक्टर पूर्वी जयराज जी एक रिनोन ड्रगलेस थेरेपिस्ट हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि बीमारियों को बिना दवाओं के ठीक कर सके। ये होलिस्टिक हीलर हैं, साथ ही साथ में ये रिवोल्यूशनरी तरीकों से बहुत मैसिव अवेयरनेस फैलाती हैं वेलनेस के लिए। इनकी कोशिश ये रहती है कि मेडिसिन कम से कम ली जाएं और उसके साथ साथ में जिंदगी को सफल बनाया जाए। इन्हें आमतौर पर प्रॉपरली अगर कहूँ कि आमतौर पर इनको जाना जाता है स्पिरिचुअल शमन के तौर पर। किस लिए? क्योंकि ये जो हेल्थ की ऐसी मिस्टीरियस प्रॉब्लम होती हैं जिनको लोग समझ नहीं पाते, उनको बहुत चुटके बजाते हुए ये हल कर देती हैं बिना दवाओं के। तो ऐसे शख्स डॉक्टर पूर्वी जयराज जी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज इनके मार्गदर्शन में हम ये जान पाएंगे कि हम अपने आप को बिना दवाओं के भी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सेहतयाब रख सकते हैं। डॉक्टर पूर्वी जयराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। Thank you, Sunil ji. I would like to wish all the viewers and to your entire team a great year ahead. वो कहते हैं ना कि one beautiful year starts with a beautiful mindset. तो जैसे डॉक्टर सुनीता जी बता रहे थे कि starting a year with the clear mindset of where we want to really be and reach is the appropriate step. And आपके चैनल के माध्यम से वो हो रहा है सब व्यूअर्स को, वो बहुत ही it's something that we should appreciate. So kindly pardon my bad Hindi. And once again, I wish you all a great year ahead. जी, मुझे लगता है भाषाओं का अभी कोई सरहद नहीं होती है। आपकी भावनाएं होती हैं, आपके विचार बड़े अच्छे होने चाहिए और आपके विचार और आपका जो कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है। मुझे पिछले अंक में ध्यान आता है जब बहुत सारे दर्शक आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन समय ने हमें रोक दिया था। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को ले सकें और दर्शकों की जो कहूँ सवाल हैं और जो जिज्ञासा है उनको शांत कर सकें। बहुत बहुत अभिनंदन। Yes, definitely. Thank you. मैं आप दोनों एक्सपर्ट्स का अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। सवाल वही आता है कि आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति होता है, वो भी माउंटेन जैसी बड़ी पर्वत को, श्रृंखला को जीत ले रहा है, और कई बार ऐसा होता है जिसके सब कुछ होता है, हाथ पांव सब कुछ होते हैं, वो उसके बावजूद भी खुद को कमजोर बताता है कि नहीं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये समस्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसी बहुत सारी मिसालों को लेने लगेंगे तो इतिहास उन्होंने ही रखे हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर मुश्किलें रही थी। जिनकी जिंदगी मुश्किलें नहीं थी वो कभी इतिहास नहीं रच पाए। जब ये सच सब जानते हैं तो उसके बावजूद हम खुद को इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं? और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है मुझे डॉक्टर सुनीता जी से लेना चाहिए। सुनीता जी, आप और हम सभी जानते हैं कि जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आदमी बनता है, उतना ही मजबूत आदमी बनता है, और उसको लोग आने वाले वक्त में याद भी रखते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जीवन में संघर्षों के अलावा कुछ याद नहीं किया जाता। जिस दिन आप जीत जाते हैं उस दिन लोग आपको भूल जाते हैं, क्योंकि उस दिन फलसफा शुरू होता है किसी नए संघर्ष का। तो इस सच के बावजूद भी हम अपने बच्चों को ये कहीं इतना बिल्कुल पैम्पर करने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से अपने बच्चों को पैम्पर करते रहे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे तो हम एक अच्छी से नस्ल नहीं दे पाएंगे? क्या लगता है? मैं पहला जो आज का शुरुआत आपकी एक प्रिंसिपल नोट की तरफ से ही करना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे? थैंक यू सो मच सुनील जी। सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि जो आपने ये मुद्दा उठाया है कि जो संघर्ष करता है वो ही हमेशा सफल होता है, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वी वर्क वंडरफुली वेल अंडर प्रेशर। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तो हम हमेशा उसका एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक नई चीज को हम डेली सीखते हैं। तो जैसे जैसे हमें नई सिचुएशन मिलती है हमारा दिमाग उतना ही एक्टिव होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जैसी डिवाइस को ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया, सुपर कंप्यूटर बनाए जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन ब्रेन को एक्सीड नहीं कर पाए, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी ही ऐसी बॉडी है जो डिफरेंट परिस्थितियों में डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशंस की वजह से नई नई डिवाइसेस, नए नए मैकेनिज्म, नए नए तरीके ढूंढती है उन सॉल्यूशंस को ढूंढने के, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
जब हम ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और जितना ज्यादा हम सीखेंगे, हमने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा चीजों की हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन करते जाते हैं। तो जितने हमारे पास संघर्ष आएंगे, एक नई परिस्थिति आएगी, हम एक नई चीज सीखेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करती जाती है। प्रॉब्लम ये है कि आज जैसा आपने कहा कि हम बच्चों को बहुत ही एक हथेली का छाला बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर करते हैं। और वो जब हम ओवर पैम्पर करते हैं, हार्डशिप्स नहीं देखने देते हैं, तो उनको उस कंफर्ट की आदत पड़ जाती है। और जब वो कंफर्ट की आदत पड़ जाती है तो उनका ब्रेन जो है उसकी फंक्शनिंग डेफिनेटली कंडीशनड हो जाती है। जब कंडीशन ब्रेन एक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना चाहेगा। जब तक हम उनको ऐसी परिस्थितियां नहीं देंगे, जब तक बच्चा एक गर्म वस्तु को छू के महसूस नहीं करेगा कि ये वस्तु गर्म है और मुझे नहीं छूना चाहिए, तब तक वो बच्चा सीखेगा कैसे? हम पहले बच्चे को कह देंगे नहीं नहीं इसको टच मत करना, ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम उन बच्चों को सीखने ही नहीं देते। हम इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को जीरो करते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले घरों में 4-4, 5-5 भाई बहन हुआ करते थे, तो माँ बाप किस किस की तरफ अटेंशन देते। आज बच्चे 1 या 2 बच्चे रह गए, तो सारा पेरेंट्स का फोकस उस एक बच्चे के ऊपर या 2 बच्चों के ऊपर है। तो इतना ओवर ज्यादा होती जा रही है चीजों को, जो उनकी पेरेंटिंग है, दैट आई विल नॉट से इट इज डिफेक्टिव, इट इज ओवर प्रोटेक्टिव, एंड दिस ओवर प्रोटेक्शन बेसिकली इज टेकिंग अस ऑन द रॉन्ग पाथ। तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी को हम एक्सेप्ट होने ही नहीं दे रहे, डेवलप ही नहीं होने दे रहे, तो वो बच्चे कैसे हार्डशिप्स को फेस करेंगे? वो एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों को महसूस करने दें, समस्याओं से जूझने दें, तभी उनका दिमाग और भी ज्यादा क्रिएटिव होता जाएगा और वो संघर्ष के लिए आगे प्रेरित होते जाएंगे और नई नई नित नई चीजें सीखेंगे जो उनके जीवन में शायद बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत सुंदर बात कही। प्रणाम करता हूं आपको, और मुझे लगता है कि आपकी बात से सहमत यहाँ पे सभी अभिभावक होंगे, सभी पेरेंट्स होंगे, क्योंकि किसी भी पेरेंट की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो होता है जिस दिन उसे उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है कि हाँ ये फला बच्चे का पिता है या उस व्यक्ति के पिता हैं। तो मैं तो सभी जो अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपको भी आपके बच्चे के नाम से जाना जाए और आपके जीवन में वो गौरव का क्षण आए, तो अपने बच्चों को मुश्किलों से जूझने दें, संघर्ष करने दें। जितना वो संघर्ष करेंगे उतना निखर कर आएंगे, क्योंकि तप कर ही सोना कुंदन बनता है। तो आप भी अपने बच्चों को कुंदन बनाना है तो उनको संघर्षों से तपने दें, उन्हें ओवर प्रोटेक्टिव ना बने उनके लिए। और साथ ही साथ एक बात आप और हम सब जानते हैं कि बच्चे हमसे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी वो हमसे ज्यादा दिनों तक जिएंगे, आने वाले ज्यादा वर्षों तक देखने वाले हैं। तो आप और हम तो चले जाएंगे, लेकिन जब बच्चे तनहा रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, उस वक्त अगर हमने उन्हें ओवर प्रोटेक्शन में रखा, तो फिर जब हमारे जाने के बाद में उन्हें सुरक्षा कौन देने आएगा? तो इस बात को महसूस करें कि उन्हें अपने कदमों पर अपने बल पे खड़ा होने दें, ये बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत सुंदर सवाल कहीं यहाँ पे डॉक्टर सुनीता जी ने उठाया है। तो डॉक्टर सुनीता जी, किसी सवाल को लेते हुए मैं डॉक्टर पूर्वी जयराज जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। पूर्वी जी, एक अभी वैसे तो सारी बातें आई चुकी हैं हमारे सामने, लेकिन फिर भी कहूंगा कि चाइल्डहुड होता है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है, जो हम चाहते हैं कि उसके अंदर खूब हम एंजॉय करें, खूब फन करें, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, कुछ भी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। लेकिन वही एक ऐसी उम्र भी होती है, एक अपरिपक्व उम्र भी होती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को कहीं, हमारी सोच को कहीं मोल्ड कर रही होती है, बांध रही होती है, एक खांचा दे रही, एक सांचा दे रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको जो हमारी चाइल्डहुड है किस तरह से प्रभावित करती है? जी सुनील जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट चाइल्डहुड का जो इन्फ्लुएंस हमारे मेंटल हेल्थ में है, मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट, बट the large population is actually devalued the importance of childhood on a mental health of a person. I'll tell you why I've come to this conclusion. See, if a person is vulnerable or mentally strong, we often feel it's because of the circumstance or the perception that we have developed towards life. But we should all know that more than 80%, now this is a very big figure that I'm stating, more than 80% of the influence on each one of us about how strong we are internally or how sensitive or vulnerable we are depends on our upbringing,
primarily. So the parenting that we have all experienced through our parents, or the parenting that we are giving to our next generation, has a major impact on how we react or respond to the situations that we face in our life. I'll give a couple of examples so that we can understand this at a deeper level. So when I ask one of my patients or clients about how was their childhood, and I would like to trace it back so that I can understand why they have become currently so sensitive to certain circumstances, most of the people tell me that, ma'am, that happened around 2-3 decades back. I don't think I still remember that vividly. And most importantly, my father used to, yes, behave aggressively, or he was a drunkard, but he's changed now. Or maybe we had some financial crisis then, but now I'm an affluent person. So they don't want to believe that the impact of the bad or negative childhood has had a massive wound in their subconscious mind, and they still carry it, irrespective of whether they carry the memory profoundly or not. There's still an impression deep down which has influenced their perception and perspectives towards life, and which is still in the current moment influencing their mental health. I would like to quote few examples about this. आपके पेरेंट्स जितने कंट्रोलिंग होते हैं, फॉर इंस्टेंस देर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु वांट टू टेक गुड कंट्रोल. मैम ने बहुत अच्छा एग्जांपल बोला कि you don't even want your child to break something or touch fire or touch something hot and experience it on your own. You just want to keep the remote control with you and say, I already know, I am more intelligent than you, I'm older than you, I hold the experience, so you better listen to me. So if this crosses a threshold, if the parent doesn't understand where to draw the line, and if this starts getting on as an impact on the child's mindset, then the controlling attitude can convert in the mindset of a person as either trying to develop an aversion towards people who are trying to control that person, or wanting to control everybody, because he'll just literally copy whatever the parent has done to him or her, or he always wants to be controlled. अगर मेरे पिता या फिर माता मेरे चाइल्डहुड में बहुत ही एक तरह से बहुत कंट्रोलिंग थे नेगेटिवली, तो either I will project that behavior, or I want somebody to always control me so that I feel at peace. This is a very strange experience, and most of us cannot dissect into and understand. I'll give you another example. If we witness our parents fighting frequently, if somebody has gone through this bitter experience of frequent fights between parents, this is not just going to create an impression about father is good or mother is good. There's usually this competition where some parents are trying to prove themselves, but it doesn't end there. There is an underlying stress that the child can develop, which can lead into n number of other mental concerns. There can be anxiety disorders, panic attacks, and many other mental disorders, which we cannot really pinpoint and say, or draw a graph and say this can lead into this condition. So the vulnerability or the sensitivity which comes up as a small panic that is created because it is noticed parents frequently fighting can convert itself into a major anxiety disorder at a later period. Now, I can also give a lot other examples, but I'll just pick up on the most popular ones. If you have somebody at your house who's not appreciating you enough, you'll probably have a cousin, or probably a grandmother or a grandfather, or either a mother or a father who's always nagging, complaining, or probably passes some negative filthy comments about neighbors or relatives, or anybody under the sun. The child will definitely be open, in fact will develop negative attitude and behavioral attributes. So these people who wonder how did they develop this negative and pessimistic approach towards life, if you trace it back, if not their parents, there will be somebody who's constantly creating some negative impression in their mindset. Now, the reverse is also true. We cannot always talk about the negative. If there's somebody who's appreciating you enough, who's taking time to like every little things that you do, who appreciates even your failures, who embraces you the way you are, that appreciation turns out to be the biggest strength, the biggest positive quality that you can afford to live in your life, which no personality development course, which no probably sophisticated courses that we have in our educational field can give you. So either the quality of the upbringing, as you want to call it, or the childhood memory, as we often commonly state it as, has an impact on who truly you are turning to be. एक छोटे से और बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ पे.
this was something that my cousin sister shared with me a few weeks back. She told me this little child of hers, who's just about 8 years old, went up to her mom and asked, Mama, how much is your car and how much is Dada's car? How much is daddy's car? So the mother says, my car is around 8 to 10 lakhs and daddy's must be around 20 plus lakhs. But why are you asking this? The child didn't give a reply back and it's just thinking something, looking at the sky. So the mother is smart. She is actually trained to give good parenting. So she says, after a few minutes, she realized that something was going in the child's mind and nobody can guess what that is. So she sits down with the child and says, you know, beta, मेरा कार कम दाम का है, पापा का कॉस्टली है, इससे मैं छोटी या पापा बड़ा नहीं होते. The fact is, I wanted an electric car because I just go around the city. And Papa also, though he wanted, we are both environment friendly and wanted an electric car, couldn't, choose that because he usually travels out of station. So he wanted something that can, match up to his requirements. And that's why he bought a car. It has nothing to do with, I have a car which is of lesser value and therefore he's not valuing me enough. And Papa has a car which is more expensive and therefore is more important a person. It is about the value it is creating and the meaning it is creating for our life. अगर घर घर में ऐसे पेरेंट्स हो तो बच्चे के लिए मेंटल स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ा होता. तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल. I'll end this answer with another small example. एक दिन ऐसा हुआ just recently I saw one of my neighbors, एक कुत्ता था मेरे घर के सामने ऐसे सो रहा था. So this guy, he has nothing to do with the dog, it is not disturbing him, picks up a stone, hits at the dog. So I was a little shocked at his behavior. A couple of days later when I met him, I asked him, dog did nothing to you. In fact, it was just lying down and resting. क्या हुआ आपको? आपके मन में क्या चल रहा था? I'm just curious as a therapist. Why did you hit? Did it trouble you the other day? He said, no, I just did that because my father used to always do it. So my father used to always do it is his answer. So ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे विषय है या फिर बड़े बड़े कैरेक्टर्स है जो हम लिटरली कॉपी करते हैं, हेट करते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं और इसको हम कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर के नाम दे देते हैं. तो चाइल्डहुड का इम्पैक्ट जैसे मैम ने कहा डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है. बहुत सुंदर शब्दों में आपने बातें रखी और मुझे लगता है कि सही कहा आपने कि वो कभी आप सही हो कभी हम सही हो, सही होना किसी की जागीर नहीं है. तो ये बात हमें देखनी जरूर पड़ेगी कि हमारे अनुभव अपनी हो सकते हैं लेकिन हालात अगर बदलते हैं तो अनुभव भी बदल सकते हैं. जो बात गर्मी में वाजिब थी वो सर्दियों में वाजिब नहीं कही जा सकती, जो सर्दियों में वाजिब हो गर्मियों में वो उस तरह से नहीं मानी जाएगी. तो ये बात हमें सोचनी बेहद जरूरी है. और एक बात बेहद उम्दा जो पूर्वी जी ने यहाँ पर कही है वो ये बात है कि नरिशमेंट का अपना एक महत्व होता है और वो जितना बचपने में कहते हैं ना बचपन का खिलाया हुआ जिंदगी भर तक काम आता है, तो सिर्फ खिलाया पिलाया नहीं है, वो जो हम लोग कहीं कि उसके दिमाग में जो बातें डाल रहे हैं वो भी जिंदगी भर काम आती है. ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें 5 साल या 10 साल बाद में जाकर उन चीजों को बदल देंगे क्योंकि तब तक वो उसके किरदार का रूप ले चुकी होती है, शख्सियत को बना चुकी होती है. और हो सकता है कि शरीर को आप 20 साल बाद में दोबारा अपने हिसाब से बना लें लेकिन जो दिमाग अगर एक बार सेट हो गया है, जो मानसिकता एक बार एक व्यक्ति की बन गई है तो उससे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो यानी कि आप अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त इस बात का बेहद ध्यान रखें कि आप उन्हें क्या मिनरल्स दे रहे हैं, ऐसे क्या इनपुट्स दे रहे हैं कि उनका किरदार किस तरह से सज रहा है, संवर रहा है और निखर रहा है. और बात पूर्वी जी का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सही कोई भी हो सकता है, अपने अनुभव होते हैं, वक्त और हालात के हिसाब से उनको देखते हुए दो लोगों के सामने रखनी चाहिए और अपनी इन बातों को आज हम जो कह रहे हैं उनको देखना चाहिए कि उनके पीछे के अनुभव और हालात क्या रहे थे. और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एम क्या है. हमारा एम ये है कि जो चीजें हमसे जुड़ी हुई वो हमसे कहीं ज्यादा ढंग से विस्तृत हो, फैलें, दुनिया में एक बड़ा आयाम बनाएं. ये नहीं कि वो हम तक ही सिमट कर रह जाएं. तो वो आपसे बाहर निकलेंगे नहीं तब तक वो आपसे बड़ा आयाम बना भी नहीं सकते. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान का आयाम किरदार अगर आपसे बड़ा हो तो उसे थोड़ा सा बाहर निकलने दें, हमेशा पीठ पर साथ में खड़े रहें. मुझे इस बात को लेकर एक बात याद आती है कि एक बार एक पिता अपने पुत्र के पास में जाके खड़े हो गए. पुत्र आईने के सामने बैठा हुआ था. पिता ने उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा उससे कि बता बेटा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है. पुत्र ने बड़े ही हौसले से हिम्मत से जवाब दिया, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं. पिता थोड़े से दुखी हुए. उन्हें लगा कि यार ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा कि शायद मेरे बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन क्या हो. पिताजी वहां से थोड़े चले गए, बाहर अनमने मन से जाकर खड़े हो गए.
बेटे की बात समझ में आ गई और वो फिर वहीं जाके उनके पास में खड़ा हो गया। पिताजी के मन में अभी भी कुछ बात वो चल रही थी, तो उन्होंने फिर उससे पूछा कि बताओ इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो इस बार उस बेटे का जवाब बिल्कुल अलग था। उसने कहा कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप हैं। तो पिता के चेहरे पे एक नई तरह का रोमांच था कि अभी जब मैंने अंदर तुमसे ये सवाल पूछा तो तुमने कहा कि सबसे ताकतवर इंसान तुम हो, और अब कह रहे हो सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं, ऐसा क्यों? तो पुत्र ने जो जवाब दिया, बेटे ने जो जवाब दिया, बहुत सुनने वाला है, समझने वाला है और जिंदगी में उतारने वाला भी है, बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए भी। बेटे ने कहा कि उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे कंधे पर आपका हाथ था, और जिसके कंधे पे उसके पिता का हाथ हो वो दुनिया का कमजोर व्यक्ति हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये आत्मीयता बच्चों को भी रखनी होगी और बड़ों को भी रखनी होगी कि वो उनके किरदार को किस तरह से ले रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, श्रद्धेय बनने के लिए श्रद्धा का आलंबन बनना पड़ता है। किरदार महत्वपूर्ण यूं ही नहीं हुआ करते, उनको महत्वपूर्ण होने के लिए आसरा देना पड़ता है, श्रद्धे पे एक आलंबन देना पड़ता है। तो अपने बच्चों को आलंबन दीजिए। तब तक मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में लौटता हूं, कहीं जाइएगा मत, हम यूं गए और यूं मिलते हैं बस। Hi, my name is Ramya Siddharth. I am the founder and the director of the Tattva. Communicating clearly with confidence and giving a terrific first impression is most important in any job. Let it be your dream promotion or getting your dream job. This are vital. At Tattva, we customize trainings and we have trainings on public speaking, communication skills and personality development and various soft skills. Hurry up, join the sessions and undergo the transformation. Reshape, recreate and transform and become more confident and achieve all dreams. नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनूली और शिक्षा सरोकार के संघ में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिया जालंधरी जी फरमाते हैं कि मुश्किलें दिल में नई शमई जला देती हैं, गम में बुझ जाना तो दरवेशों का दस्तूर नहीं। तो यानी कि अगर जिंदगी मुश्किलें आए तो मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि अगर आप मुश्किलों पे नहीं हंसेंगे तो मुश्किलें आप पर फंसना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आप पे हंसे तो आप चुपचाप बैठ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहे और दुनिया आपको देखे तो आप मुस्कुराइए। मुस्कुराना ही जिंदगी का दस्तूर है। तो हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम लोग इन सवालों का जवाब जान रहे थे और कैसे अपने आप को मजबूत बनाएं, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी की तरफ रूबरू होता हुआ अगला सवाल जो मैं उनसे वो लेना चाहूंगा वह आजकल की जो पेरेंटिंग को लेके, आप ही ने एक सवाल जो खड़ा किया था पेरेंटिंग को लेकर कि कहीं ना कहीं ओवर पैम्पर से हो रही है। लेकिन इस ओवर पैम्पर होने में पीछे मुझे जो बात लगती है, अगर मैं एक अभिभावक की तरह सोच के देखता हूँ, पेरेंट की तरह सोच के देखता हूँ, क्योंकि अब माहौल कहें, मैं साइंटिफिकली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि उतना शुद्ध नहीं रहा, और दूसरी बात उतना सेफ भी नहीं लगता है। हमें लगता था कि पहले तो वातावरण शुद्ध था तो कुछ बीमारियां कम होती थी, फिर हमें दूसरा ये भी लगता था कि पहले इतना जो कहें भ्रष्टाचार कहें, करप्शन कहें, या फिर और तरह आतंकित करने वाली घटनाएं कम होती थी, तो भी माता पिता अपने आप को थोड़ा कम रखते थे। लेकिन आज दर दर पे मुश्किलें बढ़ती हैं, आप सांस सांस के साथ में तकलीफें नजर आती। तो ऐसे में पेरेंट किस तरह से अपने आप को हौसला दें और कैसे अपने बच्चों की सही ढंग से परवरिश करें कि वो एकदम से स्ट्रांग तौर के ऊपर निकल कर बाहर आ सके। मैम बताइए, इस मुश्किल घड़ी के अंदर कैसे परवरिश की जाए? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सुनील जी ये, क्योंकि जो बात आपने कही कि आज की परिस्थितियों में पेरेंट बहुत ज्यादा आतंकित है, लेकिन डर से काम नहीं चलेगा। हमें अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग इस प्रकार की देनी पड़ेगी जिसमें बच्चे मेंटली, फिजिकली दोनों रूप में बहुत बड़े एक पिलर के रूप में खड़े रहें। उनसे बार बार मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात आज की तारीख में जो है कि वो दैट इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। बच्चों को इतना हौसला दें कि बच्चा कुछ भी बात हो वो आपसे छुपाए ना, वो आपके साथ आके शेयर करे। आप उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें, उसको इतना विश्वास दें कि वो बच्चा किसी भी प्रकार की बात आपसे करने में हिचकिचाए ना। अब वो दिन नहीं है कि पेरेंट में और बच्चे में एक डिफरेंस हुआ करता था, जहां हम शर्म या लिहाज की वजह से पेरेंट से बात नहीं किया करते थे। आज की तारीख में मीडिया ने
इतना बच्चों को एक्सपोजर दे दिया है। बहुत ही एक ज्वलंत विषय है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो आज हम पेरेंट्स को वो सारी बातें बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो शायद किसी ज़माने में एक हेजिटेशन का कारण बनते थे, कि हम क्या अपने माँ-बाप से इस तरह की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स से इस प्रकार की बात कर सकते हैं? तो आज हमें बच्चों को वो विश्वास देना होगा कि वो किसी भी प्रकार की बात आके आप में कन्फाइन इन कर सकें। और बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, ये मैं बार-बार हमारे टीचर्स को भी मोटिवेट करती हूँ कि एटलीस्ट गिव सम स्पेस टू चिल्ड्रन टू एटलीस्ट कम एंड कन्फाइन इन यू, क्योंकि सही आपके बात। साथ भी वो दिन का एक हिस्सा बिताते हैं। तो इतना विश्वास उन बच्चों में भर दें कि वो हर तरह की बात आपके साथ आके कन्फाइन इन कर सकें। जहाँ उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को एटलीस्ट आके आपके साथ सॉर्ट आउट कर सकें। दूसरी बात, आज की तारीख में बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसपे भी पेरेंट को एक पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा आयाम उस तरफ भी हमें ले जाना पड़ेगा, उस तरफ भी हमें उसको विस्तृत करना पड़ेगा कि हम बच्चों की फिजिकल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ अ गर्ल्स स्कूल, हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारे बच्चे कभी भी इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी से दूर ना हो जो उन्हें शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाए। मेंटली तो स्ट्रांग बनाए बनाए, साथ में फिजिकली भी उन बच्चों को स्ट्रांग बनाए, सो दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो कोई एक अनटूवर्ड सिचुएशन की तरफ किसी भी प्रकार से मोटिवेट हो रहे हैं या किसी भी प्रकार से इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो उससे किस तरह से मेंटली अपने आप को दूर कर पाए, इतना स्ट्रांग हम मेंटली बनाए। और अगर कहीं उनको फिजिकली भी अपने आप को प्रूव करना पड़े तो दे शुड बी केपेबल इनफ ऑफ डूइंग इट। बहुत जरूरी है आज कि हम एक बच्चे की होलिस्टिक पर्सनैलिटी की बात करें, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है, पेरेंट से करबद्ध निवेदन है कि पेरेंट अपने बच्चों को समय दें। टाइम इज मनी फॉर देम। जो आप टाइम को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं गैजेट्स के थ्रू, उसको रोक के एटलीस्ट बच्चों को उतना स्पेस दें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों से कम्युनिकेट करें। तो किसी प्रकार की भी उलझन जो बच्चों के दिमाग में होती है, जो उनको एक वल्नरेबल पोजीशन में लाती है, जहां उनको वो बच्चों को ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं एक शिकार बन जाते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे हम फिजिकली कहें या मेंटली कहें। तो उस तरह का उनका मानसिक विकास इस तरह का करें कि दे शुड नॉट फॉल प्रे टू सच सिचुएशन, सच सर्कमस्टेंसेस। और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब पहले प्राथमिक रूप से घर में पेरेंट बच्चे को उतना स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे, उनको सुनेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत बात के लिए भी बच्चे को सपोर्ट करें, जहां गलत है हमको बच्चे को ये भी समझाना पड़ेगा कि ये गलत है, उसको सही और गलत का भेद भी समझाएं, साथ के साथ उसको इतना कॉन्फिडेंस दें कि यस वी आर विद यू ऑल द टाइम, यू कैन वेरी वेल कन्फाइन इन अस। और सेकंड लेयर जो होती है वो होती है टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में, क्योंकि कहीं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो शायद हम सोचते हैं कि लड़के हैं इनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमको लड़कों को भी सुनना पड़ेगा, उनके दिमाग में क्या कंफ्यूजन्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। उन सारी बातों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो शायद हम एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा नागरिक बनाने में सफल हो पाएंगे। वो बहुत जरूरी है आज की तारीख में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो परिस्थितियां, जो परिवेश आज की तारीख में है, वो अभिभावकों के लिए डरावनी है स्थिति, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। तो हम एटलीस्ट अपने बच्चों को इतना मजबूती से तैयार करें कि वो खुद फाइट कर सके उस चीज को, वो बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम करता हूं आपके इस ज्ञान को, और जो आपने हमारे साथ बातें साझा की, कितनी सुंदर बात है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपा लेने से बवंडर थमा नहीं करते। बवंडर तो आएंगे, तो जरूरी ये हो जाता है कि हम अपने आप को, अपने किरदार को, अपने व्यक्तित्व को इस तरह से ढालें कि हम उस बवंडर का मुकाबला कर सके। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पर की। एक जो सबसे बड़ी टिप जो आज आपने हमें यहाँ पर दी है, मुझे लगता है मैं यहाँ पर दोबारा दर्शकों को संक्षेप में जरूर कहना चाहूंगा कि हम पहले सुनते आए थे कि जब बच्चे का जूता, मतलब बाप का जूता बच्चे के पाँव में आने लग जाए तो उसे बाप बेटे का रिश्ता भुला कर दोस्त का रिश्ता हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है शायद वो उसलिए कही जाती थी क्योंकि तब ये माना जाता था कि शरीर के साथ साथ में दिमाग बढ़ता है, उसको उसी लिहाज से नॉलेज मिलती है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब गूगल है और इंटरनेट है जो हमें ज्ञान अथाह देने को तैयार खड़ा हुआ है। आपको कण कण में ज्ञान मिल जाएगा, आपके एक स्विच के नीचे, एक क्लिक के नीचे पता नहीं अनंत अथाह ज्ञान मिल जाएगा, जितना हमने भी नहीं देखा हो, किसी और ने भी नहीं देखा हो। तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये समझना कि अब हमारा दिमाग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति के साथ में विकसित हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है इंसान निर्णय अपने दिमाग की गति से लेता है, ना कि अपने कद के हिसाब से। यानी कि मेरा संक्षेप में कहने का अर्थ यही है कि अब माता पिता को ये बात समझनी पड़ेगी कि अब वो उस उम्र का इंतजार ना करें कि जब बच्चे के मतलब उनका जूता बच्चे के पाँव में आए, वो उस पहले दिन से शुरुआत से ही बच्चों के दोस्त बने और उन्हें समझें और समझ कर ये उनके जो समस्याएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका सही ढंग से विवेचना करें, उनका निदान, अगर समस्याएं हैं तो निदान करें, और जहां सहायता की जरूरत हो सहायता करें। कोई आपके बच्चे का और अच्छा दोस्त बने उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाइए, सबसे सच्चे दोस्त बन जाइए। तो यानी कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी माता पिता के कंधों पर ये डाल रही है कि माता पिता के साथ साथ में अब माता पिता को एक सच्चा दोस्त भी बनना होगा, क्योंकि वो संतान हमारी हैं। बहुत सुंदर सुनीता जी। और एक जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात मुझे कही, मुझे लगता है वो मैं दोबारा यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि हम पहले लड़कियों को बूस्ट करते थे, और उस केस के अंदर कहीं ना कहीं हम लड़कों को नीचे रखने वाली सी बात शायद ये टफ समझने लग गए, उसके इमोशंस को कम आंकने लग गए। लेकिन सुनीता जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, भावनाएं सब में समान होती हैं। तो जितना हम सेंसिटिविटी के साथ के अंदर लड़कियों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ में हमें लड़कों को भी सुनना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल बदल रहा है। अब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बात सेंसिटिविटी की चल रही है तो ऐसा ही एक सवाल हमारे साथ में अपर्णा हैबर जी जुड़ी हुई, उन्होंने ये सवाल पूछा है, और मुझे लगता है ये पूर्वी जयराज जी से सवाल लेना चाहूंगा। पूर्वी जी, हमारे सामने जो सवाल है डिस्प्ले हो रहा है। अपर्णा जी जानना चाहते हैं, नाउडेज बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, हाउ टू calm down the child seeking attention when the parents will be busy in the working. Kids started beating and biting everyone एट होम। जाहिर सी बात है कि बच्चे लड़ना, झगड़ना, चिल्लाना, इस तरह से शोर करते हैं, और कहीं ना कहीं माता पिता की शांति को भी बाधित करता है। तो जैसे अभी सुमिता जी बात कर रहे थे, हम भी जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज के माहौल में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ होती जा रही है, सबको अटेंशन चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे किस तरह से, या फिर बच्चे क्यों, बड़े भी हों, हर एक आदमी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल अपने आप को महसूस करता है। तो इस सेंसिटिविटी से ओवरकम कैसे हुआ जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। पूर्वी Is जी। this question for me? जी जी, आप इसे हाँ जी। हाउ डू Yes. जी पहला बात तो ये है कि if the child is wanting attention from you and wanting you to be noticed, there is a possibility, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे families में ऐसे ही होते हैं, लेकिन there is a big possibility that the child was not given undivided attention adequately. ये बहुत सारे families में ऐसा है कि both the parents are working and they cannot afford to give enough time to the child. They always have that guilt, that lack that is resonating in their heart. But whatever little time that you can afford to spend with the child, please ensure that you're not multitasking. We know that we are all capable of doing 10 things at a time. You can talk on phone, cook, and then also talk to the child. But this is not something the child actually aspires for. So just find out what time suits you the best, where you can sit down with the child and talk and share things which is apart from the curriculum, which is the most important thing for most of the parents. So most of the parents, according to them, as soon as the child gets up, they just want to look at the timetable for that day or the homework that the child is supposed to do, and they just want to get over it. But actually speaking, the child, when it wakes up, it actually gets up with a sense of joy and excitement towards life. So please, I'm not saying studying is bad or don't encourage that early in the morning, but please spend some time with the child where the child wants to tomorrow wake up with the same enthusiasm and the sense of joy that it had in the heart compared to what it was there yesterday. So spend some time with the child becoming a child, play some games, connect that child with the nature, anything, music or anything that the child thoroughly enjoys, which can be of course good for the child in the long run. And apart from that, ensure that the discipline which you're inculcating is not enforced with some punishment, with a sense of fear. You're usually trying to command and tell the child that I'm working, so do not disturb me, or you're landing up punishing the child when it's interrupting you. It is definitely important that we all take some training, whether it is father or mother, to handle the child with some good amount of patience and love. I'll give you my own example. मैं बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स लेती हूँ on a regular basis. Initially, he's just a toddler, so he used to come running and interrupt me and pull my hair and say what you're doing and all that. But for I think about a week's time or so, consistently, I used to sit down with the child and tell, look, baby, when you see the screen,
I'm actually taking classes. There are a lot of people on the other side, and few other things like this where I could, make the child understand not to disturb me when I'm doing this and be preoccupied with something else. But I had my people at home, for example, my husband and my mom and all that, telling he's too young, to understand all these details, that you're working and he shouldn't disturb. I said, no, I have a feeling if I connect with my heart, he will still grasp it. And trust me, within about 2-3 months' time, he understood. And even now, he understands when I'm talking on an online session or I'm doing a TV show. He says, shh, do not disturb, mama is busy, she'll come later and play with us. So it's just that when you're disturbed, you just want to enforce something forcefully and you get irritated. And because of the expression that you're throwing at the child, it picks up the subtle movement and feelings that you're throwing and tries to give it back. So this is my personal experience and also an advice that you have to train your mind as well in understanding what is that space the child is looking for and what is that boredom that the child is going through. So this analysis, this interpretation, you have to do it. Or is it some other sensitivity, some other emotional support that the child is asking for? ये आपको decode करना ही है, क्योंकि every child is different in its own way. Of course, the major demands are the same, but उसका need और requirement दो expression same ही है, क्योंकि बच्चा है तो रोएगा या फिर he'll tear, he'll bite, he'll throw things and he'll throw tantrums. The language is the same, but the intention behind it or the urge behind it is definitely different every time. So you have to subconsciously connect with the child and understand that. बहुत सुंदर बात कही। प्रणाम करता हूं। मैं आज बड़ा अपना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतनी दो सुलझी हुई शख्सियतों के साथ मैं बैठा हुआ हूं और मेरे ज्ञान में, मेरे नॉलेज में इतना इजाफा हो रहा है। और हमारे दर्शक भी आप लोगों का आभार, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कह रहे हैं कितनी सुंदर सी बात पूर्वी जी ने यहाँ पर कही है। डॉक्टर पूर्वी जी ने कितनी सुंदर सी बात कही कि हम जिससे समझ रहे हैं कि बच्चा हमें इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, वो मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा ये कह रहा हो कि साडा हक इत्थे रख, यानी वो अपने हक का समय मांग रहा हो, वो ये मांग रहा हो कि ये मुझे मेरा चाहिए। वो आपसे आपके समय की डिमांड नहीं कर रहा है, वो अपने समय की डिमांड कर रहा है, वो उस अटेंशन की डिमांड कर रहे हैं जिस पे उसका हक बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां या फिर जो भौतिकताएं कहीं या आजकल इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में फंसकर हम जो उसको कमतर आंकने लग गए हैं, बच्चे की परवरिश को कम आंकने लग गए हैं, उसके साथ में नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर पूर्वी जी ने कही। तो आप कोई भी डिसीजन लें, किसी भी तरह अगर अपने बच्चे से क्रोधित हो या उसके प्रति कोई आरोप ही कहूंगा मैं तो यहाँ पर कि आरोप लगाएं कि वो मिसबिहेव कर रहा है, तो उससे पहले ये जरूरी सोचिए कि कहीं वो ये तो नहीं फरमाइश कर रहा है कि मुझे मेरा हक चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी टाइम देने वाली बात दोबारा निकल कर आई है कि हम समय दें और समय में भी वो वाला समय दें जिसमें क्वालिटी हो। कहने का मतलब ये कि आप जब बच्चों के साथ में हो तो पूरे हो, ये नहीं हो कि आप आधे कंप्यूटर में हो और आधे बच्चों की हो। आधे अधूरी चीजें कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सब चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित करें और आपके बच्चे संतुलित रहें, उनका व्यवहार अच्छा हो, तो जरूरी ये है कि पहले अपने आप को टटोल लीजिए कि कहीं हमें तो लाइफ मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्या हम तो अपने बच्चों के हक पे डाका नहीं डाल रहे हैं, क्या हम तो उनकी संतुलन के जिम्मेदार नहीं है। तो ये बात हमें सोचना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत सुंदर पूर्वी जी, आपने जो पेरेंट्स के सामने एक नई नजीर पेश की है, मैं उसके लिए प्रणाम करता हूं आपको। और मुझे लगता है डॉक्टर सुनीता जी की तरफ एक बहुत सुंदर सा सवाल आया। हमारे साथ में हमारे दर्शक जुड़ी हैं अंशुजा रमन जी, और इन्होंने एक ऐसा सवाल जिस पे हम अभी जिक्र कर रहे थे वो उठाया है। इन्होंने कहा कि हमारे भारतीय समाज में विवाह को लेकर जल्दबाजी है, बच्चे पैदा करने को लेकर भी जल्दबाजी है, जबकि इन जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए समझदारी हो ना हो। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है। और थोड़ी देर पहले जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि इंटरनेट की इस दुनिया के अंदर एक बात तो ये बड़ी आम हो गई है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होती जा रही है। जैसे हम नॉलेज कहते हैं, जैसे हम ज्ञान कहते हैं, जो विवेक के जरिए पैदा होता जा रहा है, वो उसकी बहुत सारी कमी होती जा रही है। यानी मैच्योरिटी लेवल बच्चों के अंदर उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से आया है या नहीं, ये देखना बेहद जरूरी। जैसे पूर्वी जी भी जिक्र कर रहे थे और सुनीता जी भी जिक्र कर रही थी कि हम सब चीजें देख लेते हैं जो हम हमारे दौर में नहीं देख पाए। जब हमें लगता था कि हम अपने माँ बाप से बातें करने में हिचकते थे कि नहीं, ये माँ बाप से बात नहीं करनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा बात बच्चे आज जान चुके होते हैं। लेकिन क्या उनके अंदर उतना मेच्योरिटी लेवल आया है, नहीं आया है? क्या उनकी किस तरह से शादी वाली जैसी बात अभी अंशुजा जी ने कही है,
तो बहुत सारे सवाल जो इस तरह के हैं जो मुझे लगता है सुनीता जी इनका जवाब देंगे, लेकिन जवाब को हम लें उससे पहले टाइम हो चुका है एक छोटे से एड ब्रेक का, और जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा, क्योंकि एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने अंशुजा जी ने रखा। अंशुजा जी, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं इतना सुंदर सवाल हमारे साथ में रखने के लिए। हम बस यूं गए और यूं लौट कर आते हैं, उस सवाल का जवाब जानते हैं डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी से। Come, join us. Be an Essence Abacus and Brain Group partner. नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोले और शिक्षा सरोकार के इस अंक में पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं। बात मैंने छोड़ी थी अंशुजा रमन जी की एक सवाल के ऊपर। सवाल ये था कि क्या इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में हमारी मेच्योरिटी बढ़ रही है, हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, क्या हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है, हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम लोग सुनीता जी से जानने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी बताइए, क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस मसले के ऊपर? सर, ये जो सवाल पूछा गया है, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एज ऑफ द पर्सन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में विवाह को लेके जो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी वाली बात, तो द राइट एज ऑफ अ पर्सन टू गेट मैरिड एज पर सोसाइटी व्हाट हैज बीन डिसाइडेड नाउ, जैसे अब सरकार ये भी सोच रही है कि साहब लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी जाए, लेकिन शादी की सही एज वही होती है। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शादी 21-22 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, एंड टू लाइक गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बाय 25 इफ यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, तो शायद जब तक आप एक मेच्योर्ड एज में पहुंचेंगे बच्चा आपके साथ तैयार हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना पड़ेगा। रही समझदारी की बात, तो एज अ टीचर आई हैड बीन एक्सपीरियंसिंग जो बहुत सारी बातें सुनील जी अपन कहते हैं, शायद हम आज भी हिचकेंगे अपने गुरुओं से भी बात करने में, उस तरह की बात आज 5वीं 6ठी 7वीं का बच्चा बहुत आसानी से कर लेता है, बहुत आसानी से, क्योंकि जो चीजें हैं वो परोसी जा रही हैं। ये डेफिनेटली जिस तरह से ये परोसी जा रही हैं उनका दिमाग उस तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट उनका उम्र के साथ होना चाहिए उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी कमी आई है कि उनको वो चीजें किस उम्र में एक्सपोजर मिलना चाहिए था, उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन उसकी असली जिम्मेदारी फिर मैं कहूंगी कि बहुत कुछ पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। आप राइट इन टाइम अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को, उनके जेस्चर्स को, उनके पोस्चर्स को अगर आप ऑब्जर्व करके राइट इन टाइम बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। एक बहुत प्रिविलेंट सी बात होती है इन्फैचुएशन, एक अफेयर होना, एक इंक्लिनेशन होना, एक क्रश होना बच्चों का, बहुत साधारण सी बात है, इसमें कुछ बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ ये आके गलत हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एज अ मेच्योर्ड पेरेंटिंग, एज अ मेच्योर्ड पर्सन, एज एल्डर पर्सन, हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस बच्चे को कौन सी शिक्षा कहाँ देनी है। अगर मेरे को अपनी बेटी को 7 साल 7वीं क्लास में कोई ज्ञान की बात बतानी है कि बेटा सोसाइटल प्लेटफॉर्म पे ये चीजें एक्सेप्टेबल है, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें अगर हम डेली उस बात को बच्चों को समझाना शुरू करेंगे तो सुनील जी, ये गारंटी है कि बच्चे की पर्सनैलिटी में कमी नहीं आएगी और वो बच्चा शायद उस मेच्योरिटी लेवल पे आके उन चीजों को समझ भी पाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि साहब मैं 30 साल की उम्र में जाके शादी करूं और फिर अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करूंगी, तो शायद बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक हमारी टॉलरेंस खत्म होने लग जाती है, एक लिमिट होती है किसी चीज को टॉलरेट करने की। तो शायद हो सकता है कि 40 साल की उम्र में मैं, अगर बच्चा मेरा छोटा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो मैं उसको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो चीजों को नहीं एक्सपीरियंस करा पाऊंगी जो मैं शायद एक 25 साल की उम्र में एक एंथुजियाज्म के साथ शायद बच्चों को दे पाती। तो ये बहुत सारी बातें होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है। तो जो एज डिसाइड की गई है तो वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर डिसाइड की है,
तो मुझे लगता है कि 20-25 साल की उम्र में अगर शादी होती है तो दैट इज द करेक्ट एज. नाउ द मैटर इज कि उसमें अंडरस्टैंडिंग हम कैसे डेवलप करें. तो अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स ओनली. चाहे वो टीचर के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो पेरेंट के रूप में. ये हमें ही बच्चों को बताना है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ नर्चरिंग अ चाइल्ड ऑल्सो. ये बहुत फर्क पड़ता है कि जॉइंट फैमिली में बच्चे कैसे पल जाते थे पता नहीं चलता था, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम चीजों को सीखते रहते थे लोगों को देख देख के. आज न्यूक्लियर फैमिली में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें पेरेंटिंग की भी क्लास लेनी पड़ रही है. तो वो जो वैल्यू सिस्टम, इंडियन वैल्यू सिस्टम था, दैट वाज वेरी वेरी रिच, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अपने आप में गुरु था. वो बहुत सारी बातें हमें सिखा देता था नोइंगली अननोइंगली, जो आज कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं. तो उसके लिए शायद अगर हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो आई डोंट माइंड कि वी कैन ट्रेन पीपल फॉर दैट ऑल्सो. बट मैरिजेबल एज शुड बी कंसिडर्ड टुवर्ड्स इनसाइड ओनली. मेरे को नहीं लगता कि बहुत मेच्योर्ड एज में जाके शादी करने से कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा होते हैं. जो कपल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, और उनका फिर वापस नेगेटिव इंपैक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पे आएगा. तो राइट एज इज राइट. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत प्रीमेच्योर मैरिज कर दो, बट एक अप्रोप्रिएट टाइम पे शादी होती है तो उसका हर तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट आता है. अगर फिर उसके लिए आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़े तो आई डोंट माइंड दैट आल्सो. बिल्कुल, कि हमें भी सीखना जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं. बहुत सुंदर, प्रणाम करता हूँ सुनीता जी, आपने सुंदर इतनी व्याख्या की है. कितनी बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है कि सुबह सूरज है, समय पर उगता है, समय पर छिपता है. अगर लेट उठते हैं, अगर आप उसके हिसाब से तैयार नहीं होते हैं तो ये खामी आपकी है. बहुत सुंदर सी बात है. बिल्कुल उसी तरह से हमारे ऊपर भी है कि हमारा शरीर भी अपनी तरह से विकसित होता है और विकसित होकर अपनी सारी डिमांड भी करता है, सारी चीजें भी हो रही होती है. अगर हम अपने दिमाग, ये हमारी कमी है. और बहुत सुंदर बात है हमें डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी ने कही है कि एक शादी को लेकर एक एज फिक्स की गई है, और शादी की हर चीज को लेकर एज फिक्स है कि इस एज में ये होना चाहिए. वो एज ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो लोगों ने बैठकर कर दी. उन्होंने बताया कि 2 साल या 3 साल या 4 साल की उम्र में पढ़ना शुरू करना है, 10 साल की उम्र में ये करना है, 15 में ये करना है और 18 या 20 में ये करना है. तो वो एक व्यक्ति का तजुर्बा नहीं है, वो हमारे इस इतिहास के हजारों साल का तजुर्बा है, जो ये बताता है कि ये उम्र सबसे ज्यादा मुनासिब है इस काम को करने के लिए. तो अगर हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो जरूरी ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करें, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर संयम पाल के रखें. और पेरेंट्स से फिर वही गुजारिश, मुझे लग रहा है आज पेरेंट्स के कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, वैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारियां ज्यादा ही होती हैं, कि अगर हमें लगता है कि हमारी बेल थोड़ी नाजुक है, वो उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है जितनी उसे समय के साथ में होना चाहिए था. तो हमने अक्सर बागानों में देखे होंगे कि जो पौधे कमजोर पड़ जाते हैं उनके सहारे सपोर्ट दी जाती है. तो ऐसी सपोर्ट बन के अपने बच्चों के साथ में खड़े रहिए, उन्हें समझाइए और उन्हें वो सलाह दीजिए जो उनके जिंदगी को सही रास्तों के ऊपर लेकर जा सके. और सुनीता जी ने सही कहा, अगर उम्र बीत जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका भी एक अपना तजर्बा बढ़े ना बढ़े, साथ में किसी ने कहा है कि उम्र के साथ साथ में एक चीज जो बढ़ती है वो अहंकार होता है. फिर हमें लगने लग जाता है हमें इतना तजुर्बा तो है ही, ये हमें क्या सिखाएंगे. तो इसलिए जरूरी है कि उस फिक्स एज के ऊपर वो सारे काम होते जाएं. जो अगर थोड़ा कमजोर हो तो हमारे इर्द गिर्द के लोग उनको सपोर्ट करें. ज्वाइंट फैमिली को लेकर बार बार में सवाल उठ रहे हैं. ज्वाइंट फैमिली शायद आज उतनी पॉसिबल नहीं है जितनी की पहले हो जाया करती थी, लेकिन जितने भी हम दूर रह के भी रिश्तों को निभाएं, एक दूसरे की केयर करें, समझें, सोचें कि उससे किस चीज की कितनी जरूरत है. तो मुझे लगता है पूर्वी जी कि आज के शो का आखिरी सवाल होगा, और अभी बात सेंसिटिविटी की चल रही है, बात सवालों की चल रही है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज हमें कब ट्रिगर कर देती है और कब हम गलत डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं. कभी हम उम्र का बहाना ले लेते हैं, कभी समाज का बहाना ले लेते हैं. तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी जो चीजें होती हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को कमजोर कर देती हैं आमतौर पे, जो हमको कोई निशानियां जो आपको लगे ऐसी चीजें हों तो हम बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि अब व्यक्ति थोड़े से तनाव में है, इससे एक सहारे की जरूरत है. तो एक वेलबींग के लिए क्या चीजें होती हैं, और ऐसे कौन से जो सिम्टम्स कहें, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको नजर आती हैं जिससे हमें समझ जाना चाहिए ये ट्रिगर हैं? जी, सुनील जी, just like how we cannot count the stars in the sky, we cannot tell what are the exact triggers that can lead a person into sensitivity. इतने सारे reasons हो सकते हैं. So it is a very vast thing, but I can definitely put a little bit of attention on
those which are very popular, which I've frequently seen in my clients or my patients. So these triggers need not be something that is a massive thing like an accident or the death of a loved ones or whatever other things that we commonly see as a major tragedy. Of course, unka influence hota hai, lekin the triggers are not just those massive attacks that we go through in our life. The circumstances which can trigger in vulnerability or sensitivity can be a very futile thing. Something that if you hear someone else narrating it, you will feel probably it is very silly or funny. But there can be some examples that I can quote here, which we can correlate with what has happened probably in our life and understand that this could be the point from where I started having a downfall on in my mental stability, or I became emotionally so weak that I can no longer address challenging situations in my life. So the most popular one definitely is a parent or a teacher comparing the child with someone else. See, we should always understand that telling a child that your best competition is who you were yesterday and not the person who is sitting next to you in the school or college who's scoring 2 or 3 marks extra. So comparison can be one of the thing which can actually create a lot of low self-esteem and low confidence in childhood, and that can actually eventually lead into other complications at a later stage. Of course, we cannot ignore the major triggers in most of the cases like physical abuse or sexual abuse, which most of the cases the child, of course things are changing now, but then if you go back to the time when we were raised as children, we never had the audacity to share about anything connected with sex or private parts or anything of that sort. So any physical abuse, it could be also certain other things of losing closed ones or moving into a new environment or new school or new location altogether, and etc. But I would like to now help you all pay some attention on certain other triggers which can sound a little too less important, or which is usually devalued, but can still have a massive impact or impression in our mental health. Now, I have given two subjects to it. One is prolonged stress. The other one is delayed love. So, what is this prolonged stress? Let's assume the father in the family comes back home from his office or from business and starts discussing this with his wife. ओ मेरा बिजनेस अभी कोरोना की वजह से अच्छा नहीं चल रहा है, 2 साल से ऐसा है, रेंट क्या करूंगा, अभी ईएमआई का क्या होगा, अगले साल ऐसा होगा तो बच्चे का स्कूल फीस. ये गलत है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर वो बच्चा बहुत छोटा है, लेट्स अज्यूम इट्स बिलो 12 years and he is yet to understand what is money all about, what is abundance all about, what is the energy of wealth, and he is just grasping that information based on the expression the father is giving, the mood swings that mom is going through because of this, and he starts developing his own analysis, or the child starts developing its own analysis about money, wealth, life, finance, business, happiness, and whatnot. You really cannot decode what is happening in a child's mind if you don't explain it enough or give adequate narration. But most of the time, we sideline the interpretation of the child. We think either the child is busy with other activities, it is not paying attention, or we don't want to re-explain the situation. So this is just an example. Anything like this where somebody, let's say, is going through ill health and the child is often worried, there are some other conversations which happens among relatives. Oh, इनका health ठीक नहीं है, future में क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो बच्चे का क्या होगा. So this prolonged stress which is running for a long time can have a very massive impact on mental health, because the flight and fight response which is triggered in the child, if it is recurrent, can lead into very big mental concerns and complications. So prolonged stress में बहुत सारे ऐसे conditions आ सकते हैं. ये थोड़ा सा examples है. आप भी सोचिए आपके childhood में ऐसा कुछ था क्या जो probably you were talking about joint family. You will be shocked to know that most of my clients tell me that they were raised in a joint family, and because of all the family politics that happens, where each other is blaming one another, and there's a lot of backbiting and gossiping that happens, the healthy environment was not for some reason provided. Maybe it was because of property dispute or something else, or the usual emotional drama that happens. That also can lead into a prolonged stress in the mind of the child and can lead into other complications. Now, what is delayed love? We are so busy in our life. We don't even have time to sit down with the child and say how much we love the child. What is that? You are so busy that if the child scribbles on the wall, you just want to yell at the child immediately, hey, stop doing that. I just painted the wall last week. You don't even want to go to the child and say,
अरे ये तो इतना क्रिएटिव दिख रहा है, ये क्या है, आपने क्या बनाया है? एंड द चाइल्ड, दो इट डजंट लुक लाइक अ बर्ड और अ डोंकी और अ मंकी, gives a beautiful explanation about what it is trying to make. But do we have time for that, patience for it? You want the child to think like you. You want the child to think the paint costed 20,000 rupees, so I am not going to put my pen on the wall. It's so unfortunate, you know. So the appreciation aspect that I was telling you about, so many other things. So wherever the love was delayed, appreciation and acknowledgement was not received can be a trigger. मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट बताऊंगी which is not restricted to childhood. This is the issue of adaptability. सुनील जी, ये जो mythological stories है ना, it has always fascinated me from childhood. The reason why we still retain it in our memory, I always feel, is because it still holds some essence and importance in our lives, and that is why it is moved on in the pages of history or in our holy books. अगर हम बताएंगे बच्चे को कि श्री रामचंद्र एक सामान्य मनुष्य थे, वो भगवान बन गए क्योंकि अभी पट्टाभिषेक होने ही वाला था, एंड देन you know he had to go to the jungle and then lead a very common basic life, and because of the adaptability and acceptance that he had, he became god. जो महाभारत में पांडव थे उनको प्रॉपर्टी शेयर मिलना ही था, लेकिन you know what happened with them, but the adaptability that they showed, बहुत सुंदर look बात what happened with them. So ये जो adaptability factor है, I wanted to do MBBS, I got into engineering, depression. I wanted to do engineering, I took BCom, depression. I wanted a girl with long hair, I married somebody with short hair, depression. So adaptability के बारे में कौन से टेक्स्ट बुक में पढ़ाया हमने? कोई टेक्स्ट बुक हमें नहीं बताता. So ये अवेयरनेस से आता है. This we have to adopt by understanding that we need to follow certain rituals. हम रिचुअल्स करते हैं पूजा करने के लिए, रिचुअल करते हैं बर्थडे पार्टी के लिए, रिचुअल करते हैं मैरिज के लिए, कुछ रिचुअल करते हैं प्रपोज करने के लिए, लेकिन माइंड रिचुअल नहीं करते. ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में. We have to develop our own ritual to understand the mindset based on the family tree I had. I'm just quoting this example not to bifurcate or segregate. नॉर्थ इंडिया में जो अपब्रिंगिंग होता है थोड़ा सा अलग हो सकता है मेरे एक छोटे से साउथ इंडियन गांव से. तो मुझे समझना है कि मेरे पेरेंट्स लव है मुझे पेरेंट्स में, आई डोंट हैव एन इश्यू, बट व्हाट इज इट दैट इज नॉट रिलेवेंट टू मी? व्हाट इज इट दैट आई हैव टू शेड एंड रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम? वो जो रिचुअल हम हमारे माइंड पे अवेयरनेस से डेवलप करेंगे, इफ यू डेवलप दैट, then most of the issues we can handle appropriately ourselves. Actually, Dr. Sunita ji बहुत अच्छे बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि you have to first train your child to adapt to critical situations. That's exactly the need of the hour. You know, आप ऐसे रिचुअल्स उनके अंदर इनकलकेट कर दीजिए आपके प्यार से, अटेंशन से, और जो फियर फ्री डिसिप्लिन है. ऐसे नहीं कि ये मत करो, आप वो डिसिप्लिन को भी हेट करेगा, आपको भी हेट करेगा. ये मत करो, फर्म हो, लेकिन उसमें आपका ईगो मत हो. आपने जो ईगो के बारे में बहुत अच्छे से बात किया, तो इफ यू कैन डू दैट, then I think these triggers and a lot more other triggers that can all come in all the ups and downs of the life that we all are bound to go through can be definitely positively handled, tackled, and reproduced as an advantage to the society and definitely to our own selves. बहुत सुंदर. प्रणाम करता हूं आपके अनुभव को. कितना सुंदर व्याख्या करती हैं. लगता है सुनते ही आपको जाएं. आपके दर्शक भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत तारीफ आपकी कर रहे हैं. आपने इतना सुंदर समझाया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे संक्षेप में सब चीजों को समझाना होता है, कहना होता है. तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि जो जमीन ज्यादा पानी सोखती है तो समझ लीजिए कि वो वहां पे बुनियाद खाली है, क्योंकि खाली बुनियाद, खाली खोखली जमीन के अंदर ही पानी ज्यादा जाता है. तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आपका बच्चा हर चीज से प्रभावित होता आपको नजर आए, जब उसे डिसिप्लिन, जैसे कि अभी पूर्वी जी कह रहे थे, बार बार बदलते नजर आए, वो कॉन्फिडेंस उसका कम नजर आए, तो यही उसके जीवन के ट्रिगर है कि उसके ऊपर हर चीज क्यों घुसती जा रही, जो आती है उसके ऊपर हावी हो जाती है. जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रिगर यही है. क्यों वो हर चीज दूसरी भावनाओं को, कहीं दूसरी चीजों के कंट्रोल में आसानी से क्यों आ जाता है. सबसे बड़ा ट्रिगर जो पूर्वी जी के जरिए यहाँ पे सामने आया है वो ये है. और यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर बातें जो कही, मुझे लगता है उनको एक एक करके जरूर उन पे रखना चाहिए. एक आभार की इन्होंने बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर बताई है कि बात चाहे छोटी ही जरूर हो, एप्रिशिएशन लाइफ में होना जरूरी है, क्योंकि ये एप्रिशिएशन कहीं ना कहीं बॉन्डिंग को बहुत मजबूत करता है. अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो ना केवल आप खुद को खुश करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी सुकून देते हैं और दूसरे आपके जिंदगी के सुकून की कामना करने लग जाते हैं. एक अडेप्टेबिलिटी की बात यहाँ पर आई है, जो पहले भी ये बात निकल कर आई थी कि जीवन में सिर्फ संघर्ष याद किए जाते हैं,
जीत के बाद कोई याद नहीं रखता। हमें भगवान श्री राम के वो 14 वर्ष याद आते हैं, वो 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम ने क्या किया वो हमें याद नहीं आता है। हमें पांडवों के भी वही वनवास का वक्त याद आता है, उसके समस्याओं के दिन याद आते हैं। उसके बाद में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो किस किस को कहानी याद है कि पांडवों ने कहाँ क्या कैसे किया। तो ये बात जरूरी बहुत है। हम अपने बच्चों को इन्हीं मैथोलॉजिकल चीजों के जरिए, और ऐसी कहानियां बहुत सारी हो सकती हैं, हमारे आसपास की हो सकती हैं, हमारे बुजुर्गों की हो सकती हैं, हम उनके जरिए उन्हें अडेप्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान दें। हम उन्हें सिखाएं कि जिंदगी में हर चीज हमारे लिहाज से नहीं होती है, तो हमें अपने आप को उसके हिसाब से झट से परिवर्तित करना है, चेंज करना। आप सोच के देखिए, आज मान लीजिए मुझे कोई कुर्सी मिलने वाली हो और मुझे छीन ली जाए जस्ट उसके राज्याभिषेक से पहले, क्या हालत होगी। वो भगवान श्री राम थे जिनका राज्याभिषेक के वक्त छीन लिया गया सब कुछ, इसीलिए वो भगवान बने, इसीलिए आम इंसान नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जितना अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर जीवन को लेकर आता है और सकारात्मकता को लेकर जिंदा रख सकता है, वही ईश्वर बन जाता है। तो यानी हमें चाइनीज प्रोवर्ब को ध्यान रखना चाहिए, आप में और हमारे अंदर भी ईश्वर बनने की शक्ति है, बशर्ते हमें सुनने की और अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी को लेकर आने की शक्ति भी। और एक ये बात यहाँ पर जो रखी पूर्वी जी ने, वो भी क्यों को लेकर भी रखी कि आज हमारे सामने बहुत सारी रिचुअल्स हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए तय की गई हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम कहें और सामने वाला मान ले, लेकिन क्यों मान ले इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो क्यों के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि ये ऐसा क्यों है, इसको भी समझाया जाना बेहद जरूरी है। जब तक हम बच्चों को, ये जनरेशन को ये नहीं समझाएंगे कि ये चीज क्यों मानी जाए, इसे क्यों स्वीकार किया जाए, तो आजकल की जो वेल इन्फॉर्म्ड जिस जनरेशन मानता हूं वो इस स्वीकार नहीं करेगी। उसे लगता है कि उसके पास आपसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और एक बात जो बार बार यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रही, मुझे लगता है कि कार्यक्रम के अंत में आज एक मुहिम मैं इन्हीं दोनों एक्सपर्ट्स के जरिए बुलंद करना चाहूंगा कि आइए फिर से ज्वाइंट फैमिली की तरफ लौट चलें। हो सकता है वैसे फिजिकली ना रह पाए, मेंटली जरूर हो। एक दूसरे रिश्तों को संभालना शुरू कीजिए, टटोलना शुरू कीजिए। हो सकता है कोई एक वक्त ना दे पाए, दूसरा उसे वक्त दे, कभी हम खाली हों कभी वो खाली हों, और ऐसे ही रिश्ते निभाए जाते रहें। तभी ये परिवार भी बचेंगे, तभी समाज भी बचेगा, तभी ये संस्कृति भी बचेगी। मैं आप संस्कृति बचेगी, वो बहुत जरूरी है, संस्कृति का बचना भी बहुत जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। और ये मैं आप बहुत धन्य समझ रहा हूँ कि आज आप लोगों के ज़रिए, हमारे मंच के जरिए बात कही गई। मैं प्रणाम करता हूँ आप दोनों की बुद्धि को, ज्ञान को, विवेक को, कि इतनी सुंदर बातें आपने कही। और मैं तो यही कहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शेर मुझे फिर से याद आ रहा है। उन्होंने फरमाया कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। तो बस यही कि हम क्रेडेंट टीवी की टीम है, जितना भी है ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आते हैं और उनके जरिए आपके समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपकी जानकारी, आप बहुत अच्छे से जानकार हैं लेकिन जानकारी में थोड़ा इजाफा और हो। बस यही हमारी कोशिश है। हम चिराग की तरह जल रही हैं और देखते हैं कितनी जिंदगियों को रोशन कर पाते हैं, और इस रोशनी को और बढ़ाएंगे और यूं ही चिराग बनकर जलते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। और आप दोनों एक्सपर्ट्स को प्रणाम करता हूं कि आप इस मंच पे आए और आपने अपने अनुभवों को इस संक्षिप्त समय में हमारे साथ में साझा किया। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि इस, जब लगता है कि कहते हैं ना, फेसबुक ने मात्र 3 सेकंड अपनी टाइम कर रखा है कि 3 सेकंड के अंदर भी स्किप किया जा सकता है, आप हमारे साथ पिछले 1 घंटे से जुड़े हुए हैं। तो यानी ये आपका विवेक है, आपकी समता है और आपका कुछ अच्छा करने का जज्बा है। आप वाकई चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा हो। तो आपके भीतर बसे परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहूंगा और फिर यही प्रार्थना करूं, पुनः इस कार्यक्रम से जुड़िएगा। आपकी जो इच्छा है वो जरूर, मैं इच्छा से मेरा मतलब आपके ज्ञान में इजाफा होगा और आप जो चाहते हैं, जो मुश्किलें हैं वो जरूर कम होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज्ञा चाहूंगा, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, साधुवाद।